ये कहानी है एक ई रैंक हंटर सन जिनबू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है और वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अपने पिता के मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए जो कि कोमा में है, और अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है जो कि अपने लेवल को रैंक अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर से हंटर्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसे जख्मों को तुरंत हील कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं और हीलर्स पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहाँ एक व्हाइट एंड मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उसे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था, तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहां एक हंटर जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी को साथ सही समय पर पहुंच जाता है क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर आ रहे थे। वो अपनी एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती है जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर साधारण वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो वुमेन्स होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेक किया है। उनकी पावर के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया गया है और ई सबसे वीकेस्ट को। अगर एक बार किसी ह्यूमंस की पावर अवेक हो जाती है तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपने पावर्स को नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। यहाँ पर सन जिनवू भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? हा 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 हा। स्ट्रॉन्ग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो कौन नहीं सुनेगा। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है, जो उसके चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उससे पूछने पर जिनू बताता है, मैं असल में ई रैंक डंजन में घायल हुआ था, मेरे अलावा बाकी किसी को एक खरोच भी नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं लेके गया था क्योंकि उनके पास हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो कोई हीलर नहीं लेके जाए। ये कैसी रैंक है तुम लोग की यार? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं सबसे कमजोर था, अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। ये सुन के जोहू कुछ नहीं बोलती है। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक हंटर खड़ा हो जाता है जिसका नाम मिस्टर संग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग था, सब उसके लीडर बनने की मांग को मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके डंजन के अंदर चले जाते हैं, पर जिनवू बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, इस छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से यही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना ही बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल्स मिलता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारा पैसा कमाते हैं। इन क्रिस्टल का यूज करके और मैजिकल आइटम्स बनते हैं जो कि ताकतवर मॉन्स्टर को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गोब्लिन जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। इससे वो ब्लॉक कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ के ऊपर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिनवू उस गोब्लिन के अटैक को डॉच कर देता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है।
पर इससे पहले वो यमराज को प्यारा हो जाता, एक हंटर आके उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिन्वू को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लग जाती है और जिन्वू देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कुछ समय बाद ही सभी मिलके उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए तो नहीं डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक केव है। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ एक डबल डंजन हो सकता है। हाँ, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल कहता है कि हमें इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन का वेट करने के लिए, फिर सारी लूट भी उन्हीं को मिल जाएगी। ये तो एक डी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत, फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं, लेकिन अभी तक जिन्वू ने वोट नहीं किया था। जिन्वू, अब सब कुछ तुम पर है, क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि डी रैंक डंजन मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन के पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटीज को देखते हैं जहां ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है वो अपनी एबिलिटीज को चेक करने चाहते हैं। और इसी फैसिलिटीज के बाहर एक गिल्ड का आदमी उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करता है। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और एक सी रैंक हंटर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। इसे वो फोन लगाता है, वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिसमें टैलेंट है। यस सर, और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी हमारी चाय इनसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं जहां पर कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीन कर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे थे। सॉरी जूही, मेरी वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुनने के बाद वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की ही वजह से अभी तक जिंदा है और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेकर जाना। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलने के बाद कोई आम बात नहीं है, लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहाँ तक आए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्री है जो कि हम नहीं जानते। और अगर आप एक हंटर्स की तरह सरवाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सरवाइव कर सकते हैं और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरी पुरानी है और जिन्नू वहाँ सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था। वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वहीं सैन जमीन पर देख रहा था जो कि देखने में मैजिकल सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमेंट्स लिखी हुई है, जिन्हें सन पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी चिनवू उसे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है तभी जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक हंटर कहने लगता है कि यह वजह थे कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ये सारे ट्रेजर्स तुम ही रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से वो दरवाजा को धक्का दे ही रहा था तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं कि इस हंटर्स का रैंक क्या था, उस गेटिव स्टैचू ने इतनी जल्दी उसे कैसे हरा दिया। वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वू को देखने लगती है। इससे जिन्वू और भी ज्यादा डर जाता है।
मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन में अपने टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ई रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया था कि मुझे 4 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज से फंस गया था तो मैं लगभग भूख के मारे मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम्स से पैसा कमाते हैं वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्चा करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को हरा सके। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर्स हरा देंगे और मुझे हाथों से ही लड़ना होगा। अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हर तरह के लूप होल को देखते रहना होता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसलिए मुझे खतरे के बारे में सबसे पहले पता चला। जिन्वू चिल्लाकर सभी को नीचे झुकने को कहता है। तभी उस स्टैचू की आग से आग बाहर आने लगती है, जिससे एक हंटर जल के राख हो जाता है और उसकी लेजर की वजह से जमीन भी पिघल जाती है। किसी तरह जिन्वू जूही को बचाने में कामयाब होता है। ये सब कैसे हुआ? यहाँ हम फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं यही मरने वाला हूँ क्या? कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो ये स्टैचू सबको मार देगा। जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिन्वू, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस नहीं किया होता तो हम सब मारे गए होते। तभी जिन्वू देखता है कि संग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। मैं जूही को खुद को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल रेड में ही हिस्सा लेती है। मैं भी बी रैंक डंजन में जा चुका हूँ और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ हमारे सामने जो मुसीबत है उसे एक एस रैंक डंजन में होना चाहिए। तभी जिन्वू को उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती हैं और जिनको लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई है वो शायद वही स्टैचू है। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी फुल स्पीड में भी वो इतना तेज नहीं होता कि वो उस स्टैचू से बच सके। ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है। इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा है? मिस्टर संग, पहली कमिटमेंट क्या थी? भगवान की पूजा करो। जिन्वू किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है। तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, पर जिन्वू एकदम से नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत हो जाता है। सब के सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाओ। जब तक हमारा सिर एक सर्टेन हाइट से नीचे नहीं है वो हमें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद सभी हंटर्स स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं और ये देखते ही उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देखकर एक हंटर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर बाकी हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी वो स्टैचू मूव करने लगता है। वो खड़ा होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमें दूसरी कमेंट्स भी पूरी करनी होगी, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। ये सुनकर एक हंटर आगे आता है और कहता है, मुझे पता है कि ये कैसे करना है। लेकिन उसके शब्द गलत थे, तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल देता है। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता, अपने फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है वो स्टैचू उसे बीच से काट देता है। आखिर हम इसकी क्या प्रशंसा करें? ये भगवान कम और शैतान ज्यादा है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि कई स्टैचू के हाथ में वेपन्स है और कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सब के सब इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर संग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहां जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किम भी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन्वू जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, तो जिन्वू जूही को छोड़कर किसी और स्टैचू के पास जाने लगता है। लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू के पास बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगती है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू अपने स्थान पर वापस बैठ जाता है। जूही जिम के पास आती है और देखती है कि उसका एक पाँव कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, पर वो खुद घायल होने लगती है। वही दूसरे सारे हंटर्स मिस्टर संग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के वजह से ये सारी उनकी गलती है। संग भी कहता है, मैं लीडर था तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और एक डंजन के बीचों बीच एक अल्टर अपीयर होने लगता है। जिन्वू कहता है वो एक अल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है। और तीसरी कमेंट थी, बिलीव इन गॉड। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सेक्रीफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर संग के गले पर लगा देता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर मिस्टर संग अकेले ही उस अल्टर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही मिस्टर
मिस्टर संग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक आग जल जाती है। फिर वो जिनवू से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिनवू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। फिर जिनवू कुछ हंटर्स को बोलता है कि मुझे भी उस आग के पास लेके चलो। वो जैसे ही उस आग के पास पहुँचता है, वहाँ 3 और आग फायर जलने लगते हैं। मिस्टर संग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या हमें बचाने कोई आएगा? इस डंजन को ओपन हुए 7 दिन तो हो ही जाएंगे, पर मुझे लगता है हमारे रेस्क्यू होने से पहले ही ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिनवू की बहन अपनी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपनी आज के दिन के बारे में बताने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू बाकी हंटर्स को भी अंदर बुलाता है, जिससे वहाँ 2 और आग जल जाता है और उनके तरफ एक ब्लू कलर का बीम भी बन जाता है। ऐसा होता है कि जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचू उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू देखता है कि जिन चीज पर उसकी नजर होती है वो चलना बंद कर देती है, तो वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग उस स्टैचू को देखते रहो। फिर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजा से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाता है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुको, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक जाएं तो शायद हम सब यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो फ्लेम्स बुझते ही ये स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा हंटर्स हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारा मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिम। जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, मिस्टर संग, जिनवू और जूही। जिनवू जूही को जाने के लिए कहता है, लेकिन इतना ज्यादा माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम नहीं करना बंद हो जाते हैं। तो जिनवू सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। मेरा पैर तो वैसे भी कट चुका है, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं चल भी नहीं पाऊंगा। जूही उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा पाया, पर इससे तुम खुद अपने लिए खरीद सकती हो। बाहर आऊंगा तो मुझे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसके गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे से बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ, मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली को मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है, तुम में से कोई न कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा। लेकिन भला वो इतनी बड़ी स्टैचू के सामने क्या ही कर पाएगा। वो स्टैचू उसे बुरी तरह मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैचू उसके ऊपर हमला करते रहता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता था, मैं कमजोर हूँ पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला करके उसे एक वेपन के ऊपर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैचू उसे मारने ही वाला था। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा रहता है कि आप प्लेयर बनने की सारी क्वेस्ट को पार कर चुके हैं, आपने अपनी सारी क्वालिफिकेशन को पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकेंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिनवू यस कहता है। इसके 3 दिन बाद जिन को एक हॉस्पिटल में हो जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही सही सलामत हैं। जिनको लगने लगता है कि वो सारी चीजें एक बुरा सपना थी। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं, जिनमें से एक का नाम वो था और दूसरे का नाम कैंग। वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश था। तो जिन उससे जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक हैं, पर सॉन्ग का एक हाथ टूट चुका है तो शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही का मेंटल स्टेट बहुत खराब है, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए। तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 6 हंटर से जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई, वहाँ हमें तुम मिले, लेकिन जैसा बाकी सर्वाइवर्स ने बताया था कि वहाँ कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो हम ये सारी चीजों को झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते, पर ऐसा नहीं है। जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा पाता। कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बन जाते हैं। फिर वो उसके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिन खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन सबको इसलिए लग रहा था कि जिन ने वो सेकंड रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ कोई ई रैंक हंटर तो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके लिए उसे ए रैंक या फिर एस रैंक होना होगा। लेकिन उसका पावर लेवल 10 दिखाता है, यानी वो अभी भी ई रैंक की है। किसी भी ई रैंक हंटर का स्कोर कम से कम 70 आता है, इसका तो 10 है। ये तो एक आम आदमी है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर आदमी वहाँ से बाहर कैसे आया। इन सालों ने मुझे खाली फोकट में एक्साइटेड कर दिया और लगता है वो
वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं। तभी उससे मिलने उसकी बहन वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो वो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जीना को कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा जीना, एक बात बताओ, तुमने तो काफी सारी गेम्स खेली है ना, अनरीड मैसेज को कैसे खोलते हैं? तुम्हें मैसेजेस को बस ओपन करना होगा। मैसेजेस ओपन, हाँ। उसके इतना कहते ही उसके मैसेज खुल जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, पर अगर उसने ये फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। पर उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अपने डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उस क्वेस्ट में उसके पास काफी सारे गोल थे, जैसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना। अगर उसने इसे कंप्लीट नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में क्या दौड़ू, सोने दे मुझे। और दूसरी तरफ चुई चाही को कह रहा था कि वो एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जा रही है। इस रेड से वो अपने नए रिक्रूटर्स और ट्रेन करने वाली है और उनके हिसाब से इस जॉब के लिए चाही सबसे बेहतर चॉइस है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को सिखा सकती हूँ। तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सब वो तुम्हें देखकर सब कुछ सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, पर इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं है। हंटर्स का लेवल भले ही ना बढ़ सकता हो, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल तो इम्प्रूव हो सकती है। वहीं किसी और जगह एक और पोर्टल खुल जाता है जो कि रास्तों के बीचों बीच था। वहीं हॉस्पिटल में जिन सो रहा था, तभी रात के 12 बज जाते हैं और नोटिफिकेशन उसे बताते हैं कि उसने अपना आज का क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और वो जैसे ही बेड से गिरता है, वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहाँ उसके पीछे एक सेडिपिडिच आ जाता है और उसके सामने की स्क्रीन से उसे पता लगता है कि डेली क्वेस्ट पूरा ना करने के तौर पर उसे 4 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ नर्सेज हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने लगती हैं। वहीं जिन अभी भी उसी मॉन्स्टर से भाग रहा है और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पर टाइमर खत्म हो जाता है और पेनल्टी खत्म होते ही वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, पर वो पहले ही बेहोश हो चुका था। कुछ दिन बाद जिन अपनी बहन को बता रहा था कि थोड़े दिन में ही वो घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर आता है, लेकिन जूही वहाँ जाने से मना कर देती है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि जिन्बू पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उसे मिलने जाती है। वहाँ नर्सेज बात कर रही थी कि वो कितना मेहनती है और मैंने उसे आराम करने को बोला पर वो नहीं माना। वहीं जिन्बू ने अपना डेली क्वेस्ट अब पूरा कर लिया है। मुझे होश में आए आज चौथा दिन है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी है। पहला, ये स्क्रीन मेरा इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा, अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी, जिससे मैं पूरी तरह रिकवर हो जाता हूँ। दूसरा है एबिलिटीज पॉइंट, जिन्हें मैं उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिन्हें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपने एबिलिटीज पॉइंट्स को यूज करता हूँ, मैं अपने शरीर में आई हुई इम्प्रूवमेंट को महसूस कर पाता हूँ। और मेरे पास एक इन्वेंट्री भी है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है। उसे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एक बोनस भी मिलता है, जिसमें कि एक की थी वो डंजन में जाने के लिए है, जिसकी लोकेशन उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन में दिखती है। डंजन का नाम सुनते ही उसे वही स्टैचू को याद आने लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी माँ अचानक से ही बेहोश हो गई थी। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इटर्नल स्लंबर में चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पोर्टल्स के अपीयर होने के बाद ही शुरू हुई है और 1000 लोगों में से किसी एक को ही होता है। माना जाता है कि ये उन्हें होता है जिनकी बॉडी मैजिक को झेल नहीं पाती है। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि वो इस चीज का इलाज कर सके, तो वो उसे बस जिंदा ही रख सकते हैं। उस दिन के बाद से ही वो अपनी माँ के इलाज करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन उसे पता लगता है कि उसने पावर्स अवेक कर लिया है, इससे मैं और भी ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और माँ का इलाज करूंगा। लेकिन जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है, वो किसी भी काम का नहीं था, तो सारे हंटर्स उसके साथ कुछ भी शेयर करने से मना कर देते हैं। और प्रेजेंट में जिन उसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां स्क्रीन ने बताया था कि उसे एक डंजन में जाना है। मुझे अपने सर्वाइकल स्किल्स पर यकीन है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा तो जरूर वहां से बचकर भाग आऊंगा। और वो उस चाबी का यूज करता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि वो एक इंस्टेंट डंजन के अंदर आया है और उसके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने से गुजरती है और वो समझ जाता है कि ये एक अलग डायमेंशन है, ये शायद बाकी के डंजन से अलग है। अरे यार, अब मैं करूंगा क्या? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो यहाँ से भाग जाऊंगा, और ये तो दरवाजा ही बंद है। तभी उसे नोटिफिकेशन बताती है कि वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो यहाँ के बॉस को ना हरा दे या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करे। अरे बालक बुद्धि, मैं तो अभी किसी रैंक मास्टर को भी नहीं हरा सकता, तो मैं अकेला डंजन कैसे क्लियर करूंगा? पर मेरे पास अब कोई चांस नहीं है। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ उसके सामने 3 गॉब्लिन्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो जिन
जिन के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन बस उनके अटैक्स को डॉज ही कर पाता है और उसे उनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं मिलता और आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। पर गुस्से में जिन फिर से खड़ा हो जाता है और अपने चाकू से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बाकी के गॉब्लिन्स को भी मार गिराता है। लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि उसके वेपन्स को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कांच का बना हो। जिन वो समझ जाता है कि वो बाकी गॉब्लिन से काफी ज्यादा ताकतवर है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। लगता है मेरे दिल से अभी तक उस डंजन का डर नहीं गया है। तभी वो लाइक उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसके चेहरे पर खरोच आ जाती है। मेरे पास कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे चोट आई तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता रहता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो कितना लाइट महसूस कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हमला करने आता है लेकिन जिन अब डर डर के परेशान हो चुका था और अब वो फाइनली उससे लड़ने लगता है। उसके मुक्के से वो लाकन उड़ता हुआ दूर गिर जाता है। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है क्योंकि उसके मुकाबले अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ। जिसके बाद वो लगातार उसे मुक्का मारता रहता है लेकिन इन हमलों पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। फिर उसे उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करना पड़ता है। आखिर अब मैं करूँ क्या? न मेरे पास कोई पार्टी है न ही कोई हीलर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होती। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री भी है जिसके अंदर से वो एक बड़ी सी तलवार निकालता है जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। एक सेकेंड, ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में क्या कर रही है? कीम ने तो कहा था कि उसने ये 3 मिलियन में खरीदा है। तभी उसके जख्म हिल होने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ 2 और लाइकन पहुंच जाते हैं लेकिन अब जिन को डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास एक वेपन भी है पर वो तलवार जमीन में फंस चुकी है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और अब जिन की फटने लगी है पर एन वक्त पर वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर जब वो उन वुल्फ पर हमला करता है एक वुल्फ उसके हमले से बच जाता है और दूसरा तो उसके तलवार को ही पकड़ लेता है और जिन्बू को लात मारता है। फिर जिन उस वुल्फ को ही लात मारता है और तलवार उसके मुंह से निकाल लेता है। जिसके बाद वहाँ सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था। ये मॉन्स्टर वहाँ के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वहीं वो मॉन्स्टर वहाँ से डर के भाग जाता है और अब फाइनली उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है और वो देखता है कि वो लेवल 2 तक पहुँच गया है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके तो मेरा लेवल कभी नहीं बढ़ सकता। ये असली लड़ाई है इसलिए मेरा लेवल बढ़ गया। मेरे जख्म भी हील हो गए और लगता है जब मैं लेवल अप करता हूँ मेरे स्टैटिक पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो लाइकन के पास जाता है जिससे उसे एक फैंग मिलता है। अगर ये गेम है तो क्या ये वाला डंजन और यहाँ के मॉन्स्टर गेट वाले डंजन से अलग है? तभी उसके सामने एक शॉप की स्क्रीन आ जाती है लेकिन उसका लेवल बहुत कम है इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। लेकिन वो चीजों को बेच जरूर सकता है और उसे बेचने पर उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? पर मैं ई रैंक डंजन में हूँ तो ज्यादा तो होने से रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना बॉस को हराए तो मैं बाहर जाने से रहा और इतनी जल्दी तो मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। अगर मैं बॉस को हराना चाहता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर को मारकर अपने लेवल को बढ़ाना होगा। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे लाइकिन मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिन हिम्मत जुटाता है और उन वुल्फ से लड़ाई शुरू कर देता है। मैं तुमसे आसानी से नहीं मरने वाला हूँ पर मुझे पता है कि तुम भी हार नहीं मानोगे। पर इसी में तो मजा है, तभी तो मेरा लेवल बढ़ेगा और मेरा ताकत भी। जिन सभी मॉन्स्टर को मारता रहता है और उसके सामने नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती रहती है। जब वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है उसे फाइनल नोटिफिकेशन आती है। उसे वुल्फ एसेसियन का टाइटल मिला था। वही बाहर कुछ लोग उस पोर्टल के सामने से गुजरते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तक हंटर्स इसे बंद क्यों नहीं कर पाए। वहीं जिन नोटिस करता है कि लड़ते लड़ते इसकी स्वॉर्ड अब टूटने लगी है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जो उसे बताती है कि एक वुल्फ एसेसियन बनने से उसका क्या फायदा है। जब वो किसी एनिमल टाइप मॉन्स्टर से लड़ेगा उसकी सारी एबिलिटीज पर 40% बढ़ जाएगी। और जब वो अपने इन्वेंट्री चेक करता है उसे कई सारे फैंगस और क्लॉक्स भी दिखते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका है। क्या मुझे इसे यूज करना चाहिए? पर अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो शायद मुझे दोबारा इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग बनने का मौका नहीं मिल पाता। नहीं, बाहर जाने के बाद इन डंजन का क्या होगा? आखिर में जिन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है। उसे पास में ही एक डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और मदद के लिए उसे वहां बुलाते हैं। जूही को गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने पहले उन्हें मना कर दिया था और वो सोचती है कि जिन्हू अब इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी कुछ करना ही होगा और वो मदद के लिए हाँ कर देती है। और दूसरी तरफ जिन डंजन के मॉन्स्टर को मारता जा रहा था। जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाता है और साथ ही उनके नाम का कलर भी चेंज हो जाता है। व्हाइट कॉलर का मतलब है कि वो मुझसे कमजोर हैं। अगर वो ऑरेंज कॉलर है यानी वो उनके जितना ताकतवर है। लेकिन अगर उनका कलर रेड है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। पहले इन वुल्फ का कलर भी रेड था लेकिन अब वो व्हाइट हो चुका है यानी मैं पहले से काफी ताकतवर हूँ। पर मुझे अपने सेंस पावर से पता लग रहा है कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत भयानक होने वाला है। उसकी तलवार अब लगभग टूट गई है
और उसका लेवल भी यहाँ नहीं बढ़ रहा है, पर उसके यहाँ आने का गोल ही स्ट्रांग बनना है। तो वो स्टेयर से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, बिजली की तेजी से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता, इससे उसकी तलवार भी टूट जाती है और उसके सामने एक सरपेंट मॉन्स्टर आ जाता है। इतना लेवल अप करने के बाद भी उस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज में दिखा रहा है। इस डंजन का बॉस तो यही मॉन्स्टर है। मुझे नहीं लगता कि इसके थिक स्केल्स को मेरी तलवार से कुछ होने वाला है। वो जानता है कि बिना वेपन्स के लड़ना अपनी मौत को दावत देना है। उस मॉन्स्टर के अगले हमले की वजह से जिन पानी में गिर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिन गन्ने की बोरी की तरह इधर से उधर उड़ता रहता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर एक ट्रेन भी फेंकी जाती है। उसे लगा था कि वो ताकतवर हो गया है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये काफी नहीं था और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा। आखिर कब मैं दूसरों के लिए बोझ बनना बंद करूंगा। उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। सभी लोग तुम्हें सबसे वीकेज हंटर कहते हैं। अगर तुम उन सभी को गलत साबित करना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वो मॉन्स्टर जिन पर फिर से हमला कर देता है और उसे कूदते कूदते एक अलग एरिया में लेके चला जाता है। मुझे वो निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं सबसे कमजोर था। जिसके पास ताकत होती है वो हर सिचुएशन में ऊपर होता है, लेकिन कमजोर का ताकतवर के पास कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ डर के मारे कांपते हैं और लूजर्स की तरह सब कुछ होता हुआ देखते हैं। कमजोर कितना भी चालाक, तेज या समझदार क्यों ना हो, अगर उसका सामना ताकत से हो तो वो हमेशा हारेगा। तो जिन्हू अपनी पूरी जी जान लगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दीवार पर मार के नीचे गिरा देता है। मैं ताकतवर बन के रहूंगा। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वो मॉन्स्टर के सामने ये चीज तो कुछ भी नहीं है। लड़ते लड़ते जिन्हू उस मॉन्स्टर के अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिन्हू ने अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए थे और अब वो उसे यूज करने लगता है। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के स्किल्स को तोड़ने लगता है। स्नेक उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर का गला दबाकर उसे मार गिराता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि वो कई बार लेवल अप कर चुका है। जिन स्माइल करता है, आखिरकार मेरी थोड़ी बहुत ताकत तो बढ़ी। जिसके बाद उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसे एक खतरनाक सा डैगर मिलता है, जो कि किम के स्वॉर्ड से दुगना ताकतवर है और उसमें पैरालिसिस और ड्रेन की एक्टिविटी भी है। और साथ में उसे एक पॉइजन भी मिलता है, जिससे उसकी स्किन तो मजबूत हो जाएगी, पर वो उसके मसल्स का ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि उसने उस बॉस को हरा दिया था तो डंजन खत्म हो जाता है और जिन्हू एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा था, वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है, लेकिन वहाँ आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वहाँ खड़ा सोल्जर उसे जल्दी छुपने को कहता है, पर उस तलवार को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में इधर उधर देखकर उसे पता लग जाता है कि आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है। सोल्जर उसे बताता है कि बाहर आए हुए सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। जिन्हू की परसेप्शन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे पता लग जाता है कि बॉस है कहाँ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हंटर्स को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और उनका लीडर उनसे कहता है कि वो टैंक को हील करने में फोकस करें। वह टैंक को समझ नहीं आ रहा होता है कि फाइटर्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से लड़ने पर भी वो मॉन्स्टर थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ। जिन्हू जब सारी चीजें देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सारे हंटर जल्दी जल्दी में इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि इनमें टीम वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं है। उसे अपनी परसेप्शन स्किल से पता लग जाता है कि यहाँ 8 ई रैंक हंटर्स है और एक डी रैंक हंटर है, और वो डी रैंक हंटर टैंग है। एक लड़की जूही को हील करने को कहती है, लेकिन वो उस डंजन की वजह से फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि आंख बंद करते ही उसे वही डंजन याद आने लगता है। यह देख के जिन समझ जाता है कि जूही अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई पाई है। एक सेकेंड, ये तो एक डी रैंक बॉस है ना, तो जिससे मैं लड़के आया हूँ उससे तो ये बहुत कमजोर है। अगर मैं उसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूं तो वो लोग इसे हरा देंगे। जिन अपने टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि उसका बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग उसे हरा देते हैं। ई रैंक हंटर को यकीन नहीं होता कि जिस पर वो इतनी देर से हमला कर रहे थे वो एक टूटी हुई तलवार से हार गया, और वो वहाँ खड़े हुए सोल्जर से पूछता है कि इसे किसने फेंका था। सोल्जर उसे बताने लगता है, पर जिन्हू वहाँ से तब तक जा चुका था। वो जरूर एक हाई रैंकिंग हंटर होगा। मुझे नहीं लगता था कि मैं एक ही हमले में उसे हरा दूंगा। लगता है वो पहले से काफी कमजोर हो गया था। और जूही सोचने लगती है कि अब वो जिन्हू था। आगे जिन्हू को रोज डेली क्वेस्ट मिलते रहते थे, जिन्हें कंप्लीट कर करके वो अपना लेवल अप करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सारी लड़कियां अपने जिन्हू पर लट्टू हो
रखी हैं। वो कहने लगती है कि वो जब आया था तो बड़ा ही पतला सुतला था, पर अब वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुका है और ऊपर से उसकी बहुत अच्छी बॉडी भी है। उस समय जिन एक्सरसाइज कर रहा था तभी एक नर्स उसके रूम में आ जाती है और उसकी बॉडी को देखकर शर्मा जाती है। वो उससे पूछती है कि क्योंकि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है तो वो कैसा महसूस कर रहा है। वो कहता है कि बहुत अच्छा। फिर वो नर्स उसे डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स फिल करने को देती है। जिन थैंक यू बोलकर वहाँ से जा ही रहा था तभी वो नर्स उसे रोककर उसका फोन नंबर मांग लेती है। ये मेरा नंबर क्यों मांग रही है? अच्छा, इसे टेस्ट रिजल्ट देने होंगे। जिसके बाद वो उसे नंबर दे देता है। इसके बाद हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं जहाँ की बाइक बैठा हुआ था, जो कि वो एक एस रैंक हंटर है जिसने उन जाइंट एंट्स को मारा था। वो इस कंट्री के 7 एस रैंक हंटर्स में से एक है। इंटरव्यूअर के पूछने पर वो बताने लगता है कि वो खुद को मेंटेन करने के लिए रोज ट्रेनिंग करता है। दूसरी तरफ जिन्हा स्कूल जा रही थी तभी वो अपने भाई को देखती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो ट्रेनिंग कर रहा है। ऊपर से उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। हाँ, शायद ट्रेनिंग की वजह से। जिसके बाद वो उसे छाता देकर स्कूल भेज देता है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसे अपने पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसके मकान मालिक का फोन आ जाता है। जिन घबराया हुआ उसका फोन उठाता है। तुमने अभी तक अपना किराया नहीं भरा है, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बाद में भी दे सकते हो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय में आपका किराया भर दूंगा। अब मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ और गोब्लिन्स को तो आसानी से मार सकता हूँ, तो किराया भरना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो ऑनलाइन जॉब्स को ढूंढने लगता है। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट में जाना होगा, लेकिन मेरा रैंक तो सिर्फ ई है। क्या मुझे दोबारा से टेस्ट देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन आ जाएगा, क्योंकि सेकंड अवेकनिंग बहुत ज्यादा रेयर होती है और ऊपर से ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जो कि अपना लेवल अप इंक्रीज कर सकता है और अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। जिसके बाद वो जॉब लिस्टिंग को देखने लगता है, जहाँ की एक जॉब को देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हुआ वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ वो एक हांग नाम के हंटर से मिलता है। हांग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका सारा ग्रुप जिन्यू को सबसे वीकेज हंटर मानता है, पर जिन कहता है कि उससे तो इन सब की आदत है। असल में ये एक सी रैंक मिशन है और हमें इस गेट का एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी, तो हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए ही है। और क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करने वाले तो तुम्हें लूट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर पार्टनरशिप के लिए तुम्हें 2 मिलियन वाउंस मिलेंगे। जिन उसकी टीम को देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ 4 सी रैंकर्स है और 2 डी रैंकर। जिन वो मिशन के लिए मान जाता है और हांग उसे बताता है कि उसका काम सिर्फ सप्लाईज को कैरी करना होगा और उनके साथ कोई हीलर नहीं जा रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हुए कोई हीलर तैयार नहीं होते हैं। ये सुन के जिन को थोड़ा डाउट होने लगता है। इसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा देते हैं, जिसपे ये लिखा है कि अगर डंजन में उसे कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद हम एक और हंटर्स को देखते हैं जो कि डी रैंक है, पर उसके आर्मर्स और वेपन बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। उन्हें देखकर जिन समझ जाता है कि ये कोई अमीर बाप की औलाद है और वो उसे अपना नाम जिन्हो बताता है। ये तुम्हारा फर्स्ट सी रैंक डंजन है ना, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ होगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद वो सभी लोग डंजन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में होंग की बात बंदी नहीं होती, उसकी सारी चपट चपट जिन को सुननी पड़ती है। जब वो डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं तो वो उस गेट के साइज को देखकर हैरान हो जाते हैं और हंग उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, ये सी रैंक डंजन ही है। जिन भी उनको बताता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेटर्स उसके अंदर के मैजिक को चेक करते हैं और इससे इसका लेवल डिसाइड नहीं होता। इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ हंग का एक साथी अपने मैजिक से उजाला कर देता है, पर उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। जिसके बाद आगे जाने पर उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। तभी जिन को मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोग उसे बताते हैं कि उनकी तरफ इंसेक्ट मॉन्स्टर आ रही है। ये सुनने के बाद सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ दीवार में कई जगह होल्स हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन पर हमला कहां से होने वाला है। तभी जिन उन सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर है। सबसे पहले वान अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर को ऊपर हमला करता है। हंग अपने टंड स्किल का यूज करके सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उसके साथ ही उन्हें मारने लगता है। जिन्हू भी उनके टीम वर्क को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रही बात हो कि ये अभी तक सिर्फ जिंदा अपने इक्विपमेंट्स की वजह से ही है। सारी चीजें बड़ी स्मूथली जा रही है, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है, पर वो अपनी एक लात से उसे मार गिराता है। उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग उसके मैजिक जेम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। थैंक्स जिन्हू, अगर तुमने हमें बताया नहीं होता कि हमें पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर हम पर हमला कहां से करने वाले हैं। पर जिन कहता है कि उसने बस तुक्का मारा था। तभी वान हंग को बुलाता है और उसे दिखाता है कि एंड्स की बॉडी पर काटने का निशान है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि यहाँ कोई इनसे भी ताकतवर मॉन्स्टर है। जिन्हू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तो तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, अपना थोड़ा ध्यान रखना। किसी और जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जमीन के हिलने की वजह से घबरा जाता है, पर दूसरा बंदा उसे
शांत रहने को कहता है क्योंकि ये सब उनका गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो बाइक है जिसने एक बड़े से पत्थर को अपने हल्के से पंच से ही पूरा तोड़ दिया था। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ कराओ इसे। दूसरी तरफ जिन का ग्रुप डंजन की ओर अंदर जा रहे थे और कुछ दूर जाने पर उन्हें काफी सारे मकड़ी के जाले दिखते हैं और जैसे ही वो इस एरिया को पार करते हैं उन्हें सामने बहुत सारे माना क्रिस्टल्स दिखते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वो इसे कैसे बांटने वाले हैं और हांग सोचता है कि वो इन पैसों का यूज करके अपनी अलग एक स्ट्राइक टीम बनाएगा और अपने भाई को दिखा देगा कि वो भी उससे कम नहीं है। दूसरी तरफ वो जिन से उनका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और हांग के पास जाकर उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन को सिर्फ मॉन्स्टर से गिरी हुई लूट मिलेगी पर माना क्रिस्टल बेटर लूट नहीं है, यानी इन सभी माना क्रिस्टल्स का 8 हिस्सा में बंटवारा होगा। हांग स्माइल करता है और इसे इस बात के लिए मान जाता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी हम इस बॉस मॉन्स्टर पे लड़ना बाकी है और हमें इसे मारने से पहले सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो दरवाजा क्लोज हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि वो अभी सो रहा है। तभी वो अपने एक साथी को डांट लगाने लगता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गया था। तुम दोनों यहीं पर रहो, तब तक हम ट्रांसपोर्ट गियर लेकर आते हैं और फिक्र मत करो, जब तक कोई उसे गुस्सा नहीं दिला देता उस स्पाइडर की नींद नहीं खुलेगी। उनके जाने के बाद जिन सोचने लगता है कि अगर वो इतने पुराने हंटर्स हैं तो उन्हें किसी एक्सपीरियंस हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम हॉन्ग को देखते हैं। वान जाओ और गुफा का गेट क्लोज कर दो। वॉन अपने एक हमले से गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। मुझे इसी बात का शक था, मिस्टर सांग ने पहले ही उसे वार्न किया था कि हंटर्स में कुछ घटिया लोग भी होते हैं, डंजन में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो अगर डंजन में कोई क्राइम करता है तो किसी को भी पता नहीं लगता। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होते, जब तक कि कोई सर्वाइवर्स नहीं है किसी को भी कुछ सबूत नहीं मिलेगा। वहीं हो पछताने लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं लगाई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो, वो हर वक्त हमें मारने के तैयार थे। तभी वो देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जाग चुका है। जिनवू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लगता है शुरू से उनका प्लान था, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। वो तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ फंग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। उसका एक टीममेट उससे पूछता है कि उन्होंने सीधा उनको क्यों नहीं मार दिया, फालतू में ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने वहाँ मार दिया होता तो वो स्पाइडर जाग जाता, उसके बाद वो माना क्रिस्टल कौन, तेरा बाप लेके आता? बाहर एक बार वो मॉन्स्टर उन्हें खाकर सो जाए बस, इसके बाद हम सभी माना क्रिस्टल को बाहर ले आएंगे। अगर वो उन्हें मार के नहीं सोया तो हमें उस मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। तो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम उस अमीरजादे के इक्विपमेंट्स को लेकर बेच देंगे, हमें उनके बहुत पैसे मिलेंगे। वहीं डंजन के अंदर हो जिनसे कहता है तुम पागल हो गए हो, वो एक सी रैंक का बॉस है, उसे सी रैंक या उससे ऊपर का हंटर ही हरा सकता है, तुम तो ई रैंक हंटर हो। वो सही कह रहा है, भले ही मैं रीअवेकन हुआ हूँ और मेरा लेवल काफी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर हूँ। वो गोलम और वो स्नेक दोनों ही लेवल डी के बॉस थे, उनके मुकाबले ये स्पाइडर काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर नहीं लग रहा, शायद मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, किसी रैंक मास्टर से मुझे डर न लगे, शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसका नाम गोटू है, वो बोरिंग मीटिंग में जाकर परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डंजन में उससे लड़ते हुए जिन को पता लगता है कि उस स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा टफ है और उसके अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार भी वो उसे लग गए तो उसकी जान तो जाना पक्की है। वही हो इन सभी चीजों को देख रहा था। ये नामुमकिन है, एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता, ये आखिर है कौन? कहीं ये फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपने मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं, ये सनकी लोग होते हैं जो कि कमजोर को मारकर मजे लेते हैं, ये कहीं उनमें से तो नहीं है? वहीं लड़ते लड़ते जिन थकने लगता है और अभी तक उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं लाया। उसे जल्दी ही इस मैच को खत्म करना होगा। वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है। मुझे अपना स्पीड और ज्यादा बढ़ाना होगा, लगता है डैश स्किल का यूज करने का समय आ चुका है। वो इस स्किल का यूज करके वो स्पाइडर के पास जल्दी से पहुंच जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का सिर भी बहुत ज्यादा मजबूत था, तो डैगर की कोई भी स्किल उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जिनवू हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती रहती है और वो अंत में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस स्पाइडर को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो स्पाइडर उसका चटनी बनाने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था और वो है फुल रिकवरी। स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। हो को लगता है अब तो जिन गया, लेकिन जिन अपने स्पीड का यूज करके स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला कर देता है और इस बार उसका निशाना उसकी आंखें थी और इस बार डैगर का इफेक्ट्स उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो जिन लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है ताकि इफेक्ट्स बढ़ते रहें और धीरे धीरे जिन उस स्पाइडर को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है उसने डंजन के मॉन्स्टर को हरा दिया है। लेकिन जिन जानता है कि ये सब उसका लक था, अगर उसने फुल रिकवरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो मर चुका होता। वही हो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन ने अकेले ही एक डंजन बॉस को हरा दिया और उसे यकीन हो जाता है कि जिन वो एक फेक रैंकर है।
जिनको स्पाइडर से एक जेम्स मिलता है। तभी वहाँ हो पहुंच जाता है, बड़े भैया अब से इस सामान सारा मैं उठाऊंगा और आप चाहो तो जेम्स भी इस बैग में डाल सकते हैं, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिसके बाद वो अकेले ही माना क्रिस्टल को तोड़ना शुरू कर देता है। इसे क्या हुआ? उसी वक्त हांग का ग्रुप वहां पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो उसी हंटर के साथ स्पेयर कर रहे थे और उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। आप तो सच में काफी ताकतवर हैं। मैं पहले ही काफी कमजोर हो गया हूँ, पर तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को देखकर पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग से भले ही एक हंटर का लेवल ना बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही जाती है। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, खास करके डंजन में जहाँ पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ डंजन में हांग के सारे पंडर कह रहे थे कि वो दोनों चिरकुट इसलिए जिंदा है क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर होगा और उस अमीरजादे के आर्मर्स ने ही उन दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। तुम्हारा आर्मर्स में काफी कमाल है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मार दो। हम कोटा को पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसीलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर पूरी लूट अपने लिए रख सकें। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को यहाँ मरना होगा। इस लड़के का आर्मर काफी खतरनाक है, इसी की मदद से उस स्पाइडर को उसने मार गिराया। तभी हो जिन के सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और हांग उनसे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिन के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और वो क्वेस्ट उन सभी लोगों को मारने का था। वो सबसे पहले कमजोर वाले को मारना चाहते हैं तो वहाँ वो जिनवू के ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिनमें से एक हंटर उनकी चाही के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस एस रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर को हरा दिया और वो खुद को काफी लकी समझती है कि उन्हें चा की गिल्ड ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि ये दुनिया मतलबी धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम मुझे सीधा उन्हें मारने को कह रहा है। क्या ये मुझे किसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में कमजोर से हमेशा चीजें छीनी जाती है। अरे वाह, लगता है वीकेस्ट हंटर को समझ आ गया कि ये दुनिया काम कैसे करती है। अगर तुम लोग मरने के लिए तैयार हो तो मरने की बारी तुम्हारी है, तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें सही में लगता है तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तभी वो बिजली की तेजी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देख के सभी लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भले ही मुझे ऐसा सिस्टम ने करने को कहा था, पर मैंने आज एक मर्डर किया है। पर मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बन के रहूंगा। तभी दो हंटर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर का डिबग उनके ऊपर असर करने लगता है और वो उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। जिसके बाद मरने की बारी आर्चर की थी। ये सब देखकर डर के मारे वान उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो उसके हमले से भी बचकर उसको भी मार डालता है। ये तो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब वो उस बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपने बफ्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यकीन है कि वो बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरे रीएंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, जिन उसका मुंह पकड़कर जमीन पर दे मारता है। लगता है तुम भूल गए, तुमने ही मुझे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है इसके बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता लगता है। क्या तुम जानते हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर एक हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद वो पूरा डंजन हिलने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था। जब वो बाहर आए थे उस स्पाइडर की लड़ाई के बाद, सिर्फ वही लोग जिंदा बाहर आए थे। लेकिन ऑफिशियल को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पार्टी में उन दोनों का रैंक सबसे ज्यादा लो था। पर होके गियर को देखकर लगता है कि उसी ने डंजन के बॉस को हराया होगा। वहीं जिन को यकीन नहीं होता कि इस खून खराबी के लिए भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसे मर्डर असिस्टेंट नाम की एक स्किल मिली है, जिससे उसके एनिमीज इतने डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% से हाफ हो जाएगी। हो जिनका शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हो उससे पूछता है कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। आगे वो को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए हैं और सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए हैं। वो को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। पर इसके बाद उसे पता लगता है कि जो 2 हंटर्स वापस आए हैं वो पार्टी के वीकेज मेंबर थे और वो बच के वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने ही बॉस को हराया है। और उनमें से एक हंटर जिनवू है। मारे हुए
हंटर्स में से एक हंटर फेमस एस रैंक हंटर डाक सू का छोटा भाई हांग सुक है। और वो अब समझ जाते हैं कि रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और दूसरी तरफ जिन जब रेड से वापस आता है वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आया था और वो अपने बहन को बताता है कि उसने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। वहीं जीना काफी हैरान थी क्योंकि इस वाली रेड से उसे काफी ज्यादा पैसे मिले हैं और वो इस बार जरा भी जख्मी नहीं है, तो उसे लगता है कि उसके साथ वाले हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन जिन इस बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिन वो बियर पीता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज गई है और वो उसे तुरंत ही डीऑक्सीडाइज कर देता है। इसके बाद वो खाना ठूसकर सोने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी बहन वहां आती है और उसे बताती है कि कोई जिन्हो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। वहीं इतनी सारे बियर्स को देखकर वो उससे कहती है कि अगर वो इतनी बियर पीने लगा तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। पर जिन उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे और वहां से चली जाती है। आगे जिन वो हो से मिलने एक कैफे में आया हुआ है। मैं असल में एक स्ट्राइक टीम बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती जिन उसे सीधा मना कर देता है। मुझे अमीर लोगों से कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन वो इतनी ज्यादा विनती करने लगता है कि जिन को उसकी बात सुनने के लिए मानना ही पड़ता है। असल में मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूँ और उसमें पहली कंडीशन ये है कि मुझे 20 मिशन पर जाना होगा और वो वाला मिशन मेरा पहला ही मिशन था। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए मैंने काफी अच्छी तैयारी कर ली है, पर मेरी कॉम्बैट स्किल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे पिता का तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो तुम यह क्यों कर रहे हो? असल में मेरे पिता ने ही कहा है गिल्ड बनाने को। जिन सोचता है कि डंजन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जो भी चीजें वहाँ मिलती है बाहर आकर महंगो दामों में बिकती है। आगे वो कहता है कि उसके फादर एक एस रैंक हंटर को उनके गिल्ड की लीडर बनाना चाहते हैं और उसका भाई वाइस कमांडर बनेगा। लेकिन कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर हैं और मिनगुन ने कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं किया और अब वो रिटायर हो गया है। तो क्या तुम्हारे फादर दूसरे गिल्ड से एक एस रैंक हंटर खरीदना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी सीधा गिल्ड से हो जाएगी। लेकिन तभी हो कहता है कि वो उसे गिल्ड का लीडर बनाना चाहता है और उसके लिए इसे जिन की मदद चाहिए और वो चाहे तो वो उसकी पावर्स को छुपाकर रेड्स में हिस्सा ले सकता है। इसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग का कागज दिखाता है जहां उनका हेडक्वार्टर होगा और इसकी कीमत 30 बिलियन येन है। ये जिन की मदद के लिए उसके सारी बिल्डिंग उसके नाम करना चाहता है। अगर ये ऑफर उसे पहले मिला होता तो पलक झपकते ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। वो दुनिया में अकेला ही हंटर है जो कि अपने पावर को बढ़ा सकता है। उसे यकीन है कि वो एस या उससे ऊपर भी पहुंच सकता है। ऐसे में 30 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी वो अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ नहीं जानता और उसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। तो जिन वो ऑफर के लिए मना कर देता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और वो उससे कहता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो जिंदगी भर के लिए उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही जिन उसे घूर कर देखने लगता है वो डर के मारे वहीं चुप हो जाता है। दूसरी तरफ होंग का छोटा भाई अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उन दोनों के सर्वाइवर्स के बारे में जानना चाहता है। लौरा, क्या होगा अगर मैं किसी और कंट्री में किसी की जान लेता हूँ? तो वो बताती है कि अगर उस कंट्री से उसकी ट्रीटी है तो उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और यहीं पर उसका ट्रायल होगा। डोंगू अभी ही वहां जाना चाहता है पर लौरा उसे याद दिलाती है कि उसका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि ये दोनों मेरे वहां जाने तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन जिनवू और उसकी बहन को देखते हैं जो कि साथ में जॉगिंग के लिए गई हैं, जहां जिन उससे पूछता है कि अगर उसके पास 3 बिलियन वन होंगे तो वो क्या करती। वो कहती है कि वो सबसे पहले माँ की बिल्स भरती और फिर अपने कॉलेज की फीस। पर इतने ज्यादा पैसे आएंगे कहाँ से, उसे भी समझ नहीं आता। इसके बाद जिन अपनी पूरी स्पीड में जॉगिंग करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसका रन कलेक्ट हो रहा है और जब वो पुशअप्स करता है वो भी उसमें ऐड होने जाता है। जीना बड़ी मुश्किल से उसे पहुंच जाती है, लेकिन जिन वो चेक करना चाहता है कि वो काउंटर आखिर कब तक चलेगा तो वो फिर से दौड़ पर निकल जाता है। उसे पता लगता है कि सारी चीजें डबल होने पर रुक जाती है, जिसके बाद उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में बदल जाता है और उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है जिसमें उसे 2 लूट बॉक्सेस भी मिलते हैं। इसके बाद उस 2 लूट बॉक्स में से वो एक लूट बॉक्स को यूज करता है जिसके अंदर उसे एक डंजन की मिलती है जिससे वो डीम कैसल के अंदर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसे इसके अंदर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। यह एक ऐसा एलेक्सर है जो कि किसी भी तरह की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है। जिनवू अपनी माँ से मिलने जाता है, मुझे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हर कीमत पर चाहिए। इसके बाद वो डंजन का गेट ओपन करने पहुंच जाता है। मैं जानता हूँ कि ये एक एस रैंक डंजन है, यहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स होंगे जैसे जेजू आइलैंड पर थे। उनसे लड़ने में तो एस रैंक हंटर्स को भी काफी मुश्किल होती है। डर के मारे मेरी फटी पड़ी है, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा।
तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हेल का गेटकीपर है और उसका नाम सर्बस है। मैं इस पर हार नहीं मान सकता और वो अपने सभी स्किल्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करना चला जाता है, लेकिन अपने बोनस इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने पर भी वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। लगातार हमला करने के बाद वो अपना मर्डर असिस्टेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सेबस उसके स्किल को कैंसिल कर देता है। वो अपने डागर का स्किल यूज करने जाता है, पर जब वो उसके ऊपर हमला करता है उसकी ये सारी स्किल्स भी वो मॉन्स्टर कैंसिल कर देता है। सर्बस उसके लिए काफी ज्यादा ताकतवर था, जिससे लड़ाई के दौरान भी उसका एक हाथ कट जाता है। सर्बस उसे अपने दांतों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और जब वो उसके ऊपर दोबारा हमला करता है उसकी लगभग 1/3 हेल्थ कम हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद वो अपने रेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 3 मिनट तक उसकी सारी एबिलिटीज 100% से इंक्रीज हो जाती है। इससे उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन उसे डॉज नहीं कर पाता, तो जिन को अपनी फुल रिकवरी रिवार्ड का यूज करना पड़ता है, जिससे उसका आर्म भी वापस आ जाता है। इसके बाद जिन फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो फाइनली कुछ कर पा रहा है, उसे पता लगता है कि उसके अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करके उसके एचपी को और भी ज्यादा कम कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे लगातार मारते जाता है और जब उसकी हेल्थ सिर्फ 3 पर बचती है तो वो धूल उड़ाकर किसी तरह उससे छुपने में कामयाब होता है। वहीं सिस्टम पागलों की तरह उसे वार्निंग देता जाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टोन का यूज करने वाला था, सर्बस उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो स्टोन उसके हाथ से छटक कर कहीं दूर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिन को फिर से उस मॉन्स्टर से छुपना पड़ता है और अब उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर मुझे इसने 1-2 बार और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप है जहाँ से वो जल्दी जल्दी 3 हीलिंग पोशन खरीदता है, लेकिन हर एक पोशन सिर्फ 100 हेल्थ ही रिकवर करती है। इसके बाद वो पॉइजन निकालता है जो कि उससे सांप को मारने पर मिला था। वो उस पॉइजन को पी जाता है। तभी सिस्टम उस पॉइजन को डिटेक्ट करता है और उसकी बॉडी को डीऑक्सीडाइज करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसके मसल्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तभी सर्बस उसके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है और उसे फिर से बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन जिन अभी हार नहीं मानता और उसी वक्त देखता है कि उस मॉन्स्टर की रेड स्किल अब एक्टिवेट हो गई है। तो जिन ने उसके ऊपर जो भी हमले किए थे अब वो उसके ऊपर असर करने लगेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर जिन लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है, वो उसे घायल करता जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। एन वक्त पर जिन उसके मुंह को ही पकड़ लेता है, लेकिन सर्बस उसे हवा की तरह उछालकर उसे अपने दांतों के बीच में दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इस हालत में भी जिन हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। सर्बस उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और एक फाइनल अटैक के बाद वो मॉन्स्टर हारकर नीचे गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने हेल के गेटकीपर को हरा दिया है। इसकी वजह से वो कई बार लेवल अप करता है और उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं। और उस गेटकीपर को हराने के बाद उसे डीम कैसल की एक की भी मिल जाती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है जो कि एलेक्जर की रेसिपी थी, जिसमें बताया गया है कि उसे 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो उसे डीम कैसल में मिलेगा। सर्बस के फाइट के बाद उसे पता लग चुका है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो इस हालत में उस कैसल के अंदर गया तो वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगा। इसके बाद जिन फिर से अपनी मॉम को देखने जाता है। क्या मैं सच में मॉम की इटर्नल स्लीप को ठीक कर सकता हूँ? मुझे 3 में से एक भी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला, पर मुझे मालूम है अगर मैं जल्दबाजी में उस कैसल के अंदर गया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो हो की रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसके साथ 19 सी रैंक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसकी एक शर्त है कि वो रेड्स पर सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सी रैंक गेट्स में जाने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, यानी हमें बस हांग की स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ेगा। हम बस कोटा पूरा करने के लिए हंटर्स को रिक्रूट करेंगे, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसे इस तरफ से सोचो, अगर सिर्फ हम दोनों 19 सी रैंक मिशन को कंप्लीट करते हैं तो यह कितनी कमाल की बात होगी और तुम्हारे डैड इससे तो इम्प्रेस हो जाएंगे। यह सुन के वो भी तैयार हो जाता है और कहता है वो रेड्स और बाकी मेंबर्स का इंतजाम कर लेगा। और दूसरी तरफ 4 रनिंग कर रही थी, जिस दौरान उसे पता लग जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो उसे सामने आने को कहती है। मैं बस आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो उसकी ट्रेनिंग इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। इसके बाद हम हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था। 10 साल पहले जब गेट्स पहली बार आए थे, तब से ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना डंजन के रिसोर्सेज से फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर एसोसिएशन पूरी नजर रखती है। यहाँ तक कि गेट्स को भी वो भी मैनेज करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका
नहीं होता। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो है गिल्ड्स के टॉप हंटर, गिल्ड व्हाइट टाइगर, गिल्ड रिपर, गिल्ड द फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड। डंजन के प्रॉफिट पर इन्हीं की मोनोपोली है। मैं चीजों को ऐसे ही आगे नहीं बढ़ाने दे सकता। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने गिल्ड को बनाना ही होगा। वहीं हो सोच रहा था कि अगर उन्होंने एस रैंक हंटर जोड़कर गिल्ड बना भी लिया तब भी इसमें रिस्क है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो रनिंग कर रहा था। उससे नोटिस होता है कि उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अब काउंट नहीं हो रही है और जो पहले उसे लूट बॉक्स मिला था वो अब ऑप्शन में भी नहीं है। वो एक रेगुलर लूट बॉक्स निकालता है इस उम्मीद में कि उससे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें से उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। समय बीतता जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, लेकिन अब उसे वो 3 पॉइंट्स मिलते हैं, वो काफी नहीं लगते। तभी जिन्नू को एक मैसेज आता है जो हंटर एसोसिएशन की तरफ से होता है, डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट। वो सोचता है मैं इस मिशन पर अकेला नहीं होऊंगा और कुछ न करने से बेहतर है कि इसे एक्सेप्ट कर लूं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जहां उसका एक स्टूडेंट उससे कहता है आप सच में कमाल के हैं, मैंने पूरी कोशिश की फिर भी आपको नहीं हरा पाया। तभी सॉन्ग को भी वही मैसेज मिलता है। उसका स्टूडेंट उससे पूछता है सर आप अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुए। यह सुनकर सॉन्ग को डबल डंजन की घटना याद आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है सच कह रहे हो, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ कट चुका है वो भला क्या कर सकता है। तभी उसका स्टूडेंट उससे माफी मांगने लगता है और सफाई देता है कि उसका ऐसा कहने का मतलब नहीं था। सॉन्ग मुस्कुराकर कहता है मेरे प्राइम ईयर्स तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन बचे हुए समय में मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है और उसका डरपोक बाप किम उसे देख रहा होता है। तभी उसे भी वही नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है पिछले रेड में तुम मुश्किल से जिंदा लौटे हो, अब तुम्हें कोई और काम देखना चाहिए। किम गंभीर रूप में जवाब देता है हमें पैसों की जरूरत है, हमारे बेटे का स्कूल जल्दी शुरू होने वाला है, चिंता मत करो, हंटर एसोसिएशन लो लेवल हंटर्स को खतरनाक मिशन पर नहीं भेजती। दूसरी तरफ चोई बाइक को मिलने बुलाता है जो कि गुस्से में भड़का हुआ था। तुम्हारी वजह से मुझे सड़े गले इंटरव्यू देना पड़ रहा है। जब बाइक अपना भड़ास निकाल लेता है तो चोई उसे बताता है कि यूजी कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बनाने की योजना बना रहा है। बाइक हंसते हुए जवाब देता है मुझे पहले से पता था, सच सच बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। दूसरी तरफ जूही अपने रूम में होती है जब उसकी मॉम फोन पर उसे कहती है हंटिंग छोड़ दो, तुम बस दूसरे के रास्ते में आ रही हो, घर लौट आओ। जूही गुस्से में जवाब देती है मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने दीजिए और फोन काट देती है। वो रोते हुए सोचने लगती है क्या मैं सच में दूसरों के रास्ते में आती हूँ। तभी उसे भी हंटर एसोसिएशन से वही मैसेज मिलता है। दूसरी तरफ चाही चोई से मिलने जा रही होती है। जब रास्ते में बाइक उसे दिखाई देता है ऑफिस में जाकर वह चोइस की कहती है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी यूजी कंस्ट्रक्शन के एक मेंबर ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लगता है वे नया गिल्ड लॉन्च कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनकी गिल्ड की मास्टर बनूं। चोई मुस्कुराते हुए जवाब देता है अगर तुम मुझे ये सब बता रही हो तो इसका मतलब है तुमने उन्हें मना कर दिया है, शुक्रिया ये सब बताने के लिए। इसके बाद चाही पूछती है मिस्टर बाइक यहाँ क्या कर रहे हैं। चोई बाइक से पूछता है तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। बाइक गंभीर स्वर में कहता है जब से वह रेड फेल हुई आइलैंड को सील कर दिया गया है, सिर्फ दूर से उस पर नजर रखी जाती है और हर साल वहाँ की अपडेट दी जाती है। लोगों के दिल में अब भी उसका डर बैठा हुआ है। फिर वो आगे कहता है चाहे दुनिया मुझे वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी कहे, लेकिन मैं उस आइलैंड को कभी नहीं भूल सकता, ना ही वहाँ मैं जा सकता हूँ। मैं जल्दी उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारे क्रू मेंबर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ इंटरव्यू रखवाया था। ये सारी बातें सुनकर बाइक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब उस आइलैंड पर उसका एक दोस्त मारा गया था, वहीं किसी अंधेरी जगह पर एक आदमी किसी से कह रहा था कि वो उन्हें मार डाले। और दूसरी तरफ जिन के घर में उसकी बहन हैरान थी कि वो इतना बिजी कैसे रहने लगा, क्योंकि पहले हर गेट के बाहर आने के बाद उसे हफ्ते लग जाते थे रिकवर करने में। उसे लगने लगता है कि ये सब उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। जिन वहाँ से अपनी रेड पर निकल जाता है पर वो अपना एक भी गियर लेकर नहीं जाता। कहीं और हम सॉन्ग को देखते हैं मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ पर मेरी एवेंकन एबिलिटीज किसी भी फिजिकल तरीके से इम्प्रूव नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में लगा दी, लेकिन एक डंजन में इसका कोई काम नहीं बचा। तभी अचानक उनके सामने जिन्नू आ जाता है। वो नोटिस करता है कि जिन्नू पहले से काफी अलग दिख रहा है। जिन्नू बताता है कि वो एक हॉस्पिटल में उठा तो उसकी टांग वापस जुड़ चुकी थी। सॉन्ग को लगता है कि शायद हाई रैंकर हीलर ने उसे हील कर दिया होगा, लेकिन वह खुद इतना अनलकी था। जब वो गेट के पास पहुंच जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बिल्कुल रियूनियन जैसा लग रहा है। किम बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था और वो सबसे नजर भी नहीं मिला पाता। उस भयानक दिन को जो लोग सरवाइव कर पाए थे उनमें से 5 वहाँ इकट्ठा हुए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। जूही जिन्वू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो पहले से काफी बदल गया है। तभी वहाँ कुछ कैदी आ जाते हैं और जूही से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पर उनके साथ कैंग भी था जो उन्हें डांटकर चुकरा देता है। एक ऑफिशियल उन्हें बताते हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं जो यहाँ अपनी सजा कम करवाने आए हैं। वह यकीन दिलाती है कि ये क्रिमिनल्स कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं करेंगे और अगर ऐसा कुछ ट्राई भी करते हैं तो उनके साथ कैंग जा रहा है जो कि एक बी रैंक हंटर है। अगर वे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो वह तीनों सी रैंक क्रिमिनल को आसानी से संभाल लेगा। जिन्वू जूही से कहता है कि वह उनके साथ ना आए, लेकिन जूही नहीं मानती। सभी क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद कैंग जाकर बाकी सभी से खुद को
इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वह क्रिमिनल्स को हैंडल कर लेगा। जिनवू सॉन्ग को लीडर बनने को कहता है, जिसके लिए सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वही एक वजह है जिसकी वजह से इतने सारे लोग उस डंजन से जिंदा वापस आ पाए। वहीं किसी वजह से कैंग जिनवू को घूर रहा था। इसके बाद सभी लोग डंजन में चले जाते हैं, जहां वो तीनों प्रिजनर आसानी से गोब्लिन्स को मारने लगते हैं। कुछ ही देर में वो गोब्लिन्स को खत्म कर देते हैं और सॉन्ग जिनवू को इम्प्रूवमेंट देकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जूही भी कहती है कि ये कमाल की बात है कि अभी तक जिनवू को चोट नहीं आई और वह उम्मीद करती है कि आज किसी को भी उसकी जरूरत ना पड़े। वही सॉन्ग जब उसके ऑरा को देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका ऑरा बिल्कुल बदल चुका है। आगे जाने पर उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। कैंग कहता है कि ये मिशन काफी आसान लग रहा है तो उन्हें 3 ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए, जिसके लिए सॉन्ग मान जाता है। कैंग कहता है कि सारे क्रिमिनल्स को लेकर वो राइट वाले गेट में जाएगा, बाकी लोग अपना देख सकते हो। वहीं जिनवू अपने परसेप्शन से पता लगाता है कि उन्हें कौन से रास्ते बॉस मिलेगा, तो वो सॉन्ग को बोलता है कि उन्हें लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना चाहिए। किम एक और हंटर के साथ बीच वाले रास्ते पर चला जाता है। दूसरी तरफ किम जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो वो सोचता है अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूं तो जिनवू से जाकर माफी मांग लूंगा। भले ही मैंने जो किया वो अपनी फैमिली के लिए किया था, लेकिन इससे मेरी गलती सही नहीं हो जाती। उसका साथी पूछता है क्या वो हमें माफ कर देगा। किम जवाब देता है जो हमने किया उसके लिए हमें कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन माफी मांगना हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ सभी प्रिजनर्स ने गोब्लिन को मार दिया था। कैंग उनसे पूछता है अगर वे सब ह्यूमंस होते क्या तुम तभी भी उन्हें मार देते। वो जवाब देते हैं ह्यूमंस और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ किसी आदमी की बेटी को उन तीनों लोग ने असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसने खुद को अपनी जान दे दी थी। वह आदमी गुस्से में था क्योंकि कुछ सालों में ही वो सारे कैदी जेल से बेइज्जत बरी हो जाते। ऊपर से वो हंटर्स थे जो रेड्स में जाकर अपनी सजा को कम करवा सकते थे, इसलिए वो 3 मिलियन लेकर आया था जो वो कैंग को उन तीनों कैदियों की जान लेने के लिए देना चाहता था। प्रेजेंट में कैंग उन प्रिजनर से कहता है यहाँ से जाने के बाद मैं सर्वे टीम को बता दूंगा कि यहाँ हमें 100 गॉब्लिन्स मिले थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला। कुछ देर में किम और उसका साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि कैंग ने उन दोनों कैदियों को मार दिया है। कैंग उन प्रिजनर से कहने लगता है कि उसे कहा गया है कि वो इन तीनों को टॉर्चर करके मारे। तभी वो देखता है कि वहाँ किम पहुंच गया है, तो वो सबसे पहले उस प्रिजनर को मार देता है और उन 2 गवाहों को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनको याद आता है कि कैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था और बस उम्मीद करता है कि वो उसे भूल चुका हो। तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है और जब वो सभी वहाँ भागते हुए पहुंचते हैं उन्हें क्रिमिनल्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। किम का साथी भी मारा जा चुका है और वो देखते हैं कि किम की हालत भी काफी ज्यादा बुरी है। जूही उसे हील करने लगती है पर उसके जख्मों को देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि उसकी हालत किसी मैजिकल बीस्ट ने नहीं की है। वो वेपन काफी ज्यादा शार्प था और जिसने भी यूज किया है उसने जानबूझकर किम को वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड किया है। पर किम ने अब हार मान ली है। जिनवू उसे याद दिलाता है कि उसकी एक फैमिली भी है, उसे जिंदा रहना ही होगा ताकि वो हमेशा उससे नफरत करता रहे। किम अपनी आखिरी सांसों में जिनवू से माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त कैंग जूही को मारने की कोशिश करता है पर जिनवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसकी स्पीड को देखकर कैंग भी इम्प्रेस हो जाता है और सॉन्ग समझ जाता है कि ये सब उसी का किया धरा है। तुम तो हंटर एसोसिएशन के लिए काम करते हो ना, भला ये सब तुम क्यों कर रहे हो। प्रिजनर से तुम पर हमला करके तुम सभी को मार दिया पर वो लोग मुझे नहीं मार पाए, इसलिए मैं ही सिर्फ जिंदा बाहर आया। कैसी लगी मेरी कहानी। सॉन्ग जिनवू को पीछे रहने को कहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो उससे लड़ पाएगा और वो खुद ही उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, ये जानते हुए कि कैंग एक बी रैंक हंटर है, उससे 1 लेवल ऊपर। जूही अपने मैजिक से सॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज को बफ कर देती है और वो अपने स्पीड मैनशिप का यूज करके कैंग को हराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैंग उसके हर अटैक को डॉज करते जाता है। जिनवू भी उनकी लड़ाई देख रहा था और वो समझ जाता है कि सॉन्ग भले ही अभी उसे टक्कर नहीं दे पा रहे हैं पर कैंग को हराने के लिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। कैंग लड़ाई के दौरान उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है पर उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि जूही तुरंत उसके जख्म को हील कर देती है और वो सबसे पहले जूही को मारने का डिसाइड करता है। पर एन वक्त पर वहाँ सॉन्ग आकर उसे रोक देता है। सॉन्ग कहता है कि उसने एस रैंक हंटर्स को ट्रेन किया है तो वो उससे नहीं हारने वाला। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी ये बस नई ताकत कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी है और एक जादूगर कभी भी एस सानिन को कभी नहीं हरा सकता। और वह उसके ऊपर लगातार हमला करके सॉन्ग को मौत के करीब पहुंचा देता है। और क्योंकि अब जूही की पावर्स भी खत्म हो गई थी तो वो उसे हील नहीं कर पाती और कैंग उसे मारने लगता है। तभी कैंग अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे वो बच जाता है। तुम जानबूझकर एक सॉचमैन की तरह लड़े ताकि मैं भूल जाऊं कि तुम एक जादूगर हो। तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जिनवू आ जाता है। तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये नामुमकिन है। अगर तुम ई रैंक हंटर होते तुम मेरे अटैक को कभी नहीं रोक पाते। तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, यानी तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है।
ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कैंग को तभी याद आता है कि वो जिन्वू से मिलने हॉस्पिटल में गया था। उसी वक्त माना रीडर ने सिर्फ 10 दिखाया था, यानी उसकी सेकंड अवेकनिंग इसके बाद हुई है। लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती कि वो डबल डंजन से सरवाइव कैसे कर पाया। लेकिन इससे अब कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू उससे पूछता है कि उसने ये सब आखिर क्यों किया। कैंग कहता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो क्रिमिनल डिजर्व करते हैं। मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुमने मिस्टर किम और उनके यार को क्यों मारा? तुम आसानी से उनको मार सकते थे, पर तुमने जानबूझकर उन्हें टॉर्चर भी किया। तुम्हें इन सब चीजों में मजा आता है ना। इसके बाद हम फिर फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो उस लड़की के पिता से बात कर रहा था, मुझे बड़े बड़े गिल्ड से ऑफर आते हैं, पर मैं जानबूझ के थोड़े पैसे के लिए हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि बीट्स से ज्यादा मारने में मजा मुझे इंसानों को मारने में आता है। वहीं प्रेजेंट में जिन्वू और कैंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की स्पीड को देखकर जूही और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। लड़ते वक्त कैंग को पता चल जाता है कि उनकी बिल्ड लगभग सिमिलर है, लेकिन हाई रैंकिंग अपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है। वो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर फाइट को कंट्रोल करने लगता है। तभी जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुम अपने ब्लड लस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो? लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी थी। उसके सिस्टम को पता लग गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और पिछली बार की तरह उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एनिमी को जान लेनी होगी। जिन्वू अचानक से किसी डार्क पावर में गिरने लगता है और कैंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस लड़ाई में उसका पगड़ा भारी होगा। तभी अचानक से जिन्वू अपनी पूरी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और कैंग देखता है कि उसके वेपन्स में जहर लगा हुआ था। वो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन कैंग के पास अभी भी एक स्पेशल एबिलिटीज थी जो कि उसने लास्ट लिए बचा रखी है। वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। ये एक स्टेल्थ स्किल है जिससे न कोई मेरा पता सूंघ सकता है और न मुझे कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है। और ये कुछ लोगों के पास ही स्किल है और दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि उनमें से मैं भी एक हूँ। कैंग जिन्वू को घायल कर देता है, बाकी उसे कहता है कि चुपचाप वो वहीं खड़े रहें और अपने बारी का इंतजार करें। कैंग को लगता है कि वो अपने इंजर्ड पैरों के साथ अब जिन्वू कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे सदमा तब लगता है जब जिन्वू की एनर्जी इंटरनल हील होने लगती है। ये भला कैसे हो सकता है? आज तक मैंने एक भी कॉम्बैक्ट हंटर नहीं देखा जो कि हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता हो। वहीं जिन्वू उससे कहता है, मेरा एक और इमोशन खत्म हो चुका है। तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए मुझे गुस्सा भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिन्वू ने पहले भी किसी इंसान की जान ली है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसे बहुत कम समय में बहुत मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसलिए सिर्फ उसका अपीयरेंस ही नहीं बल्कि वो पूरा बदल चुका है। कैंग फिर से उसी एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू के ऊपर हमला करने लगता है, पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि जिन्वू उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है। उसकी ब्लड लस्ट को सेंस करके कैंग के पास अभी भी एक ट्रिक बची हुई थी, लेकिन तभी जिन्वू अपने मर्डर असिस्टेंट स्किल का यूज करता है और कैंग को चारों तरफ से एक टाक और से घिर जाता है। और जब तक उसे पता लगता है कि एक टाइगर उसके सीने में घुस चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो कहता है कि जिन्वू और वो दोनों एक ही जैसे हैं, वो दोनों किलिंग मशीन है। वह आज उससे इसलिए मर रहा है क्योंकि वह उससे कमजोर था। तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम अभी भी फेक रैंक बनने का नाटक तो ना ही करो। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिन्वू की ताकत अब बढ़ती ही रहेगी, पर वो उसे वार्न करता है कि अगर वो सिर्फ ताकत के पीछे भागता रहा तो एक दिन वही ताकत उसके ऊपर हावी हो जाएगी। जिन्वू का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं जितना स्ट्रांग बन रहा हूँ, मुझे उतना लगता है कि मेरे अंदर कुछ खत्म हो रहा है। वो दोनों उनको जान बचाने के लिए जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्वू उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेले ही उस बॉस को हराने के लिए वहां से चला जाता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, पर वो जानते हैं कि अब वो इतना ताकतवर हो गया है कि ये चीज भी उसके लिए कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जब वो को पता लगता है कि कैंग सीक्रेट तरीके से लोगों की जान ले रहा है, वो हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे कैंग के मिशन का सर्वाइवर्स दिखाया जाता है, जहाँ वो जिन्वू को देखकर हैरान हो जाता है। वो कैंग की हरकतों के लिए माफी मांगता है और उनसे पूछता है कि कैंग को किसने मारा। चन उससे बताने ही वाला था, लेकिन तभी सॉन्ग कहता है कि उसने मारा है। मैं एक रैंक हूँ और मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मेरे पास एक हीलर की मदद थी। लेकिन वो को इन सब कहानी का यकीन नहीं होता, क्योंकि कैंग एक टॉप लेवल का बी रैंकर था और एक मैच टाइप सी रैंकर उसे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं कैंग अब क्योंकि स्ट्रांग हो चुका था, वो को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो एक ए रैंक हंटर है और अभी तो वो उसका सामना भी नहीं कर सकता। वहीं सॉन्ग को लगता है कि उसके पास कोई अच्छा ही रीजन होगा अपनी पावर्स को छुपा पाने की, तो वो कहता है कि वो बस उसका एहसान चुका रहा है उस दिन उसकी जान बचाने के लिए। उसी रात को जूही उससे पूछती है कि क्या उसे ये स्टोन याद है। वो दोनों साथ में चलते हुए बातें करने लगते हैं कि जिन्वू कितना बदल गया है। वहीं जूही उसकी बिल्कुल उल्टी है, वो जरा भी नहीं बदली और उसे लगता है कि एक ए रैंक हंटर बनने के लिए वो दिल की बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे अपने रैंक के हिसाब से हाई लेवल रेट्स में जाना चाहिए,
पर वो हमेशा से ही एक लो लेवल रेड्स में जाती है। पर ये चीजें इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि लो लेवल रेड्स में उसे जिन्वू से मिलने का मौका मिला। वो हमेशा से ही घायल होता रहता है, पर उसकी आंखों में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा था। जूही उसका क्रिस्टल वापस कर देती है और उसे बताती है कि अब वो रिटायर होने वाली है और वापस अपने फैमिली के साथ रहने जा रही है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कि वो को जिन पर शक हो रहा था, उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसा ई रैंक बी रैंक को कैसे हरा सकता है। पर ये क्योंकि पहले ही वेरीफाई हो चुका था कि उसकी रीअवेकनिंग नहीं हुई है, तो वो उसे जाने देता है। हाँ के भाई को पता लग गया है कि उस डंजन में सिर्फ जिन और वो ही सही सलामत बाहर आए हैं, तो हो सकता है कि वो उनके पीछे आए। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। वो उससे कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत तुम्हारे हाथों हुई थी। वो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से जिंदा बच गए, ताकि वह अपने भाई की मौत का बदला ले सके। एस रैंक हंटर्स के सामने कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकता और उनके पास पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत है। तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से बाहर चला जाना चाहिए। अगर एक एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अगले दिन जिन्वू हो के साथ एक सी रैंक गेट पर सामने खड़ा रहता है और उनकी बाकी के पार्टी के मेंबर्स सब टूटे फूटे हैं। इन सभी को इकट्ठा किया गया है क्योंकि किसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक लड़की को जिन्वू देखकर कहता है, तुमने एक बच्ची को भी हायर किया है? लेकिन वो कहती है कि वो एक क्वालिफाइड हंटर है। अच्छा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, कहीं तुम ई रैंक हंटर तो नहीं हो? पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाने वाला। उन सभी को 3-3 मिलियन मिलने वाले हैं, जो कि काफी कमाल की बात है क्योंकि उन्हें बाहर खड़ा होकर सिर्फ टाइम पास करना है। लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो उन्हें इस अमाउंट का 10 गुना वापस करना होगा। कैंग को मारने के बाद जिन्वू को एक स्टेल्थ स्टोन मिला था। इसका यूज करके वो स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद वो भी जाने को तैयार हो जाता है। तभी जिन्वू उसे एक ही उंगली से नीचे गिरा देता है। ये तुम क्या पहन कर आए हो? जाओ इसे बदल के आओ। जिसके बाद वो दोनों ही गेट के अंदर जाने लगते हैं। एक सेकंड, तुमने अभी भी ये पहन रखा है? बॉस, ये तो पहनने दो यार। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बाहर खड़े हंटर्स बात करने लगते हैं कि वो दोनों ही सठिया गए हैं क्या, क्योंकि एक ई रैंक है और दूसरा डी रैंक और वो दोनों अकेले ही एक सी रैंक गेट को क्लियर करने गए हैं। उन सभी को यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आने वाला। इंतजार करते करते उनका 1 घंटा बीत जाता है। तभी एक हंटर कहता है कि एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को एक सी रैंक क्लियर करने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो उन्हें शायद और वेट करना चाहिए। लेकिन तभी हो गेट से बाहर आ जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो डर के मारे वापस आ गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो कम से कम 1 सेकंड, वो गेट बंद हो रहा है, यानी वो भागकर वापस नहीं आए हैं। इन्होंने बॉस को हरा दिया है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनका गोल एक दिन में 3 रेड्स को क्लियर करना रहता है, लेकिन वो हंटर्स यही देखकर हैरान है कि उन्होंने 1 रेड पूरी कर ली। अगली रेड्स में जिन्वू गोब्लिन्स को आसानी से ठिकाने लगाने जाता है और वो आइटम्स को कलेक्ट करने का काम करने लगता है। अगली रेड भी पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और जिन्वू और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों अकेले ही डंजन क्लियर करते रहते हैं। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते हैं और वो देखता है कि जिन्वू और भी पहले से ज्यादा काफी ताकतवर हो गया है। उसकी स्टेल स्किल भी काफी ज्यादा यूजफुल है और उसकी डैश स्किल भी काफी लेवल ऊपर हो गई है। उसे कई सारे नए स्किल्स भी मिलते हैं जिनका यूज वो एक बल्फ मॉन्स्टर के ऊपर करता है। उसे कई सारी कमाल की स्किल मिली है, लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें ढंग से यूज कर सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अब से अपने इंटरनल एबिलिटीज पर काम करेगा। मैं अभी ए और बी लेवल के बीच में हूँ, क्या मुझे डीम कैसल में जाना चाहिए? तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गया है और इसलिए उसे जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहाँ कुछ मैनेजर को एक बंदे से सी रैंक गेट बिकने का रिपोर्ट से देता है। 150 मिलियन कौन दुगने पैसे दे रहा है? सी रैंक गेट्स के लिए ये काफी ज्यादा है और सी रैंक गेट्स के लिए कोई नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि इधर उधर के हंटर्स को इकट्ठा करके सी रैंक गेट्स को क्लियर कर रहे हैं। लगता है कोई अमीर बाप की औलाद हंटर खेल रहा है। एक सेकंड, संग जिन्वू, ये नाम तो डबल डंजन के वक्त भी आया था। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। दूसरी तरफ जिन्वू और हो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं जहाँ की सोंगे उसे घूरे जा रहे थे, लेकिन जिन के पूछने पर वो शर्मा जाती है। जिन्वू 3 खतरनाक डिजास्टर को सरवाइव करके आया था और जब भी ऐसा हुआ है वहाँ कई लोगों की जान गई है, लेकिन हमेशा हम 2 ही वापस आ जाते हैं। इस चीज की एक ही एक्सेप्शन है, रीअवेकनिंग। और आन जिन्वू को रिक्रूट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आन जब उस पोर्टल के पास पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ तो पिकनिक चल रही है। तभी उनके सामने सोंगी आ जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से दूर रहे, ये जगह खतरनाक है। और उनके पूछने पर वो बताती है कि वो एक हंटर है और वो इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। एक सेकंड, क्या इसका मतलब वो अकेले ही अंदर गया है? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी मछली लगने वाली है। बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में डंजन को क्लियर करके जिन्वू बाहर आ जाता है और हो से कहता है कि कल वो बिजी है तो वो
किसी भी रेड पर नहीं आ पाएगा। तो हो ने जो 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा था उन्हें होल्ड करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक अजीबोगरीब सा सीन देखते हैं और चाय उस भयानक सपनों से जाग जाता है। वो कुछ पेपर्स को देखता है, जोजू आइलैंड पर अब जाने का समय लगभग हो चुका है। दूसरी तरफ रात को आन जिन से मिलने जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। वो जिन को ऑफर करते हैं कि जो भी उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं वो उसका डबल पे करेगा अगर वो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करता है। तो आन को पूरा यकीन है कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है तो वो उसकी ऑफर्स को कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन तब भी जिनवू उससे पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी। 50 बिलियन। यूजन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है और वो उसे सबूत भी दिखा रहे हैं। बिना हमारे सुपीरियर से बात करे मैं हमारी बिल्डिंग को ऑफर में नहीं दे सकता, तो हमारा आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जिनवू वहाँ से जाने लगता है। मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और आन देखता है कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा है। इससे वो समझ जाते हैं कि जिनवू के पास स्टील्थ स्किल है और इसलिए यूजन कंस्ट्रक्शन उसे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जिनवू उसे पीछे घूमने से मना करता है। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब मैं सी रैंक गेट्स के बाहर के बारे में देख रहा था। तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। अगर इसके बारे में किसी और को पता लगा तुम दोनों मेरे पहले शिकार होगे। मैं वादा करता हूँ हमारे अलावा यह किसी को नहीं पता लगेगा। जिसके बाद जिनवू उसके सामने आ जाता है। ये सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ समय तक मुझे ऐसा ही करते रहना होगा। मैं समझ सकता हूँ, पर हमें नए बंदे को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। चलो एक डील करते हैं। हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, पर तुम्हें हर गेट के 300 मिलियन देने होंगे। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। प्लीज आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? 200 मिलियन। इसके लिए जिनवू तुरंत ही मान जाता है और दोनों की डील पक्की हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो आन को कहता है कि अपने आंखें बंद करे और मुंह खोले, और वो उसके मुंह में एक हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर यकीन है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उसका असिस्टेंट आके पूछता है कि यहाँ हुआ क्या? जितना मैंने सोचा था यह मछली उससे भी बड़ी है। बाद में वो कंफर्म कर देता है कि उसे 600 मिलियन मिल गए हैं। हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे, आपने इनके 600 मिलियन कैसे लिए? पर जिनवू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। एंड दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में आन को पता लगता है कि जिनवू ने उसे चूना लगा दिया, क्योंकि अब कई सारे सेम गेट्स हैं जो कि 70 मिलियन से भी नीचे बिक रहे हैं। जिनवू उसे मैसेज करता है कि ये मेरे ऊपर नजर रखने के लिए था, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आन समझ जाता है कि उसे जिनवू से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए था, पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसे अब उसका कांटेक्ट नंबर मिल गया है। वहीं जिनवू कहीं जा रहा है ताकि वो पता लगा सके कि यह जॉब चेंज क्वेस्ट आखिर है क्या। वो सिटी से बहुत दूर एक जंगल में जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि जॉब चेंज क्वेस्ट में आखिर क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेस्ट जैसा नहीं है। वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है और डिसाइड करने के लिए उसके पास पूरा टाइम है, यानी ये काफी खतरनाक होने वाला है। पर इसका मतलब यह है कि वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा, तो वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा, और वो गेट के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ वो अपने बापू के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसका बड़ा भाई भी वहां पहुंच जाता है। डंजन के अंदर जिनवू को पता लगता है कि वहां ना वो पोशन का यूज कर सकता है और ना ही रिकवर कर सकता है, और बिना क्वेस्ट को कंप्लीट किए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, यानी उसे अब बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक आर्मर टाइप बीस्ट है और जिनवू एक झटके में ही उसे मार गिराता है। मजाक कर रहा था मैं, उसके अटैक से उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और जब वो नाइट उसके ऊपर हमला करता है वो उसके ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। वो फिर से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। जिन उसके अटैक को डॉज करता रहता है। मैंने तुमसे भी बड़े बड़े आर्मर्स वाले एनिमीज को हराया है। जिसके बाद वो उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने उस स्नैक के साथ किया था, और अपने हाथों से ही उसे तोड़ देता है। मैंने एक बार अपनी मेंटल स्ट्राइक स्किल वेस्ट कर दी, पर इसके बारे में तुम लोग मुझे ज्यादा तो सोचने ही नहीं दोगे, है ना? दूसरी तरफ हो के फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि उसके गिल्ड एस्टेब्लिश करने का एफर्ट कैसा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जितने भी एस रैंक हंटर से उसने बात की है सब ने उसे मना कर दिया। तो हो कहता है कि वो दूसरे कंट्री के हंटर से बात कर रहा है। वो समझ जाता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी जेसंग उससे कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम किसी सीक्रेट चीज पर काम कर रहे हो, पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता है। ये सब सुन के हो चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि जेसंग उससे ऐसा बात नहीं करता अगर उसे यह ना पता हो कि उसका पार्टनर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ जिनवू उन सभी
भी नाइट्स को मारता ही जा रहा था। उसे पता है कि उसे जल्द ही आराम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तभी कुछ सेंस करता है और एक और मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। क्या इसने अभी अभी स्टील्थ स्किल का यूज किया? तभी उसके ऊपर एक मेज हमला कर देता है। आखिर ये कैसा जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी पुरानी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे अलग अलग एनिमी के लिए अलग अलग स्किल का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्स को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी ताकत का यूज करना है। स्टील्थ को मारने के लिए परसेप्शन चाहिए और मेज को हराने के लिए मुझे अपनी इंटेक्ट का यूज करना है। लेकिन जिन्वू ने अपने उस स्टैट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और उसकी थकावट भी अब बढ़ने लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोई अपने टीम के साथ जोजो आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं डंजन में सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आर्मर है और साथ ही उसे कुछ और आइटम्स और पॉइंट्स भी मिले हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही उसे एक इतना खतरनाक ऑरा फील होता है। अंदर किसी तरह का सिंहासन है जिसकी रक्षा के लिए वहां एक नाइट आ जाता है। उसकी प्रेजेंस ऑरा उसे वही डंजन की याद दिलाने लगता है और बिल्कुल डबल डंजन वाले की तरह उसे डर महसूस होता है। एंड उस नाइट का नाम इग्रिस है, जो कि डार्क रेड कलर में आ रहा था, यानी वो जिन्वू से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। इग्रिस उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पिलर्स को मोमबत्ती जैसा काट सकता है। लेकिन आखिरकार जब उसके ऊपर एक अटैक लैंड होता है वो उसके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। इग्रिस जब उसके ऊपर हमला करता है वो बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि स्पीड में वो भले ही लगभग बराबर हो, लेकिन ताकत में इग्रिस उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरे वेपन्स तो उसके ऊपर हमला भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद वो अपने वेपन्स को इन्वेंटरी में वापस भेज देता है। लेकिन जिन्वू हैरान हो जाता है जब इग्रिस अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चोई चेयरमैन को कॉल करता है और इसे इस ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पहले से पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने के लिए होगा। हमें पता लगाना है कि आखिर वो अब कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ डंजन में इग्रिस अभी भी उसकी कुटाई कर रहा है, वो भी बिना किसी वेपन्स के। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लात घुसे के उसके ऊपर बारिश कर देता है। किसी तरह वो उसके अटैक से बचकर साइड आ जाता है। मैंने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे 500 HP कम हो गए। अगर मेरे पास वो आर्मर ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी डैश स्किल का यूज करने लगता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके किसी तरह उसे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इसके बाद वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इग्रिस हर बार उसके अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी इग्रिस उसे लात मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसे वह हवा से ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन्वू हार नहीं मानता और वो दोबारा खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसकी मेहनत आखिरकार काम आती है और वो उसके गर्दन पर एक जोर की लात मारता है, लेकिन उससे इग्रिस की सटक जाती है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा बुरी तरह से हमला करने लगता है। वो बिल्कुल उसे वैसे ही मार रहा था जैसे मेरी माताश्री कपड़ों को धोती है। वो उसकी धुलाई करते करते उसे उसी की गद्दी के ऊपर फेंक देता है। जिन्वू की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इग्रिस उसके पास जाता है और अपनी तलवार को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देता है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। वो उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और अपनी ब्लेड को समन करके उसकी आंखों में सीधा हमला कर देता है, जिसके बाद जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रिस को पीछे ढकेलने लगता है और उसे सीधा दीवार में दे मारता है। इग्रिस जिन्वू का डैगर यूज करने लगता है, लेकिन वह तुरंत ही उसे अपने हाथों में समन कर लेता है। जिन्वू उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन वो कट ज्यादा गहरा नहीं था, तो जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जितना भी स्किल्स होती है सारी स्किल्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और आखिरकार अब वो नाइट हंटर को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि वह इस लड़ाई को जीत गया। हमारी ताकत और स्पीड दोनों में ही बहुत ज्यादा गैप था। मैं तो सिर्फ गलती से ही जीत गया। अगर मैंने एक भी गलती की होती तो मैं मर चुका होता। तभी जिन्वू को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा एस रैंक हेलमेट जो कि इग्रिस ने पहना था। वो डीमन कैसल की भी एस रैंक की थी ना, लेकिन इस तरह के गियर तो मुझे पहली बार मिले हैं। वो हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट कर देता है और डैमेज को 15% से भी कम कर देता है। उसे एक रीअवेकनिंग स्टोन भी मिलता है। रूलर हैंड स्किल के लिए उसका फाइनल रिवॉर्ड एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मैं तो इसे अपने इन्वेंटरी में भी नहीं रख सकता, तो अब ये क्यों मिल रहा है? ये जब मैंने बॉस को हरा दिया। क्या अब भी जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है? तभी उसके पीछे दर्जन भर पोर्टल्स खुल जाते हैं। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जॉब
चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके उतनी देर सरवाइव करना है ताकि वो एडवांसमेंट पॉइंट को इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा उसके पास पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा उसे हायर क्लास मिलेंगे। फिर उसके सामने नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई की टीम जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकल जाती है। वहीं डंजन में जिन्वू उन सभी नाइट से लड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि पोर्टल से मॉन्स्टर्स आते रहते हैं तो वो काफी ज्यादा थक जाता है। तो वो अपनी स्टील्थ स्किल का यूज करता है और एक जगह जाके छुप जाता है। मुझे बस अपने माना को मैनेज करना है और मैं जितनी देर चाहूँ यहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि एक मैच उसके स्टील्थ को तोड़ देता है और उसे फिर से उन सभी से लड़ना पड़ता है। लड़ते वक्त एक नाइट उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे एक ही लात मारने के बाद वो सोचने लगता है कि अब उसका यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो जैसे ही टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करता है, एक नाइट उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सभी नाइट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्हों उन सभी नाइट्स को पीटने लगता है और अब उसके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। सरवाइव करने का उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन सभी चिमकांडियों को मारना। तो वो फिर से उनकी कुटाई करने लगता है, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं है क्योंकि उसकी थकावट लगातार बढ़ती ही जा रही है और वो अब ना ही तो स्टील्थ स्किल का यूज कर सकता है और ना ही मर्डर असिस्टेंट का। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन सब से लड़ता रहता है। मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ कैसा लगता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी। ये पहले से बिल्कुल अलग नहीं है और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। उसकी दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जाती है। तभी मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो वीकेस्ट हंटर है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे हर डंजन में एडमिट होना पड़ता है। तभी उसके सामने जूही और सॉन्ग आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब उसे आराम की जरूरत है, उसे अब लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद जिन्वू की पुरानी छवि आ जाती है। तुम पहले से बहुत आगे आ गए हो, इतना काफी है। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। तुम इतने लंबे हट्टे कट्टे कब हुए? लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ ऊपर से हैं, अंदर से तुम अब भी वही जिन्वू हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे। तुम एक ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में कभी अपनी जगह के बारे में कभी पता ही नहीं लगा। तभी जिन्वू एक नाइट के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उससे नहीं बच पाता क्योंकि एक बड़ा सा नाइट पीछे से आकर उसके सर को जमीन में मार देता है। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम रेडी हो, तुम यही डिजर्व करते हो। क्या मैं सच में नहीं बदला क्या? मैं अब भी वही जिन्वू हूँ। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं की है, तो अब उसकी पेनाल्टी शुरू हो जाएगी। लगता है लक भी एक स्किल है। लगता है वो लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। उस नाइट के हमले करने से पहले ही जिन्वू इस पेनाल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए जिन्वू कुछ पोशन पीता है, लेकिन जब वो पोशन पीता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो कुछ ज्यादा ही टूट फूट गया है। अगर वो रिकवर होना चाहता है तो वो नेचुरली हील हो या तो लेवल अप करे। उसी वक्त वहाँ वही सेडिपिटीज आ जाता है और जिन्वू उससे लड़ने लगता है। जब तक कि मैं मर नहीं चाहता, ये दर्द मुझे सिर्फ और ताकतवर बनाएगा। दूसरी तरफ जिना देखती है कि उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया था और उसे लगता है कि शायद उसे कोई लड़की मिल गई होगी। नहीं, ऐसा तो क्या ही होगा, बस वो पेरेंट टीचर मीटिंग पर आ जाए। वहीं पेनाल्टी जोन में जिन्वू ने उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है जिनसे वो किसी वक्त पर डरा करता था और लेवल अप करके अपनी सारी हेल्थ को रिकवर भी कर लिया है। पेनाल्टी जोन में अब उसके पास 10 मिनट बचे हैं, तो वो शॉप में जाकर नाइट किलर डैगर खरीदता है। इससे वो आर्मर को 25% ज्यादा डैमेज कर सकता है। इग्रिस का लड़ाई के बाद जो उसे रोलर हैंड की स्ट्रेंथ मिली थी वो उसका यूज करता है। इससे उसे एक्टिव स्किल रोलर हैंड मिलता है जो कि बिल्कुल भी माना यूज नहीं करता और इस स्किल का यूज करके वो बिना चीजों को छुए मूव कर सकता है। और फिर उसे याद आता है कि इग्रिस ने इसे अपनी स्वॉर्ड पर यूज किया था। जिन्वू उसे ट्राई करता है पर उसे पता लगता है कि अभी के लिए बड़े ऑब्जेक्ट को इससे मूव नहीं कर सकता। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वू वापस से डंजन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो सभी हंटर जेजू आइलैंड के काफी करीब आ गए हैं। पायलट चाय को बताता है कि पानी के अंदर कई माना सोर्सेस हैं और जो चीज चाय देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। डंजन में अपने नाइफ किलर डैगर का यूज करके वो आसानी से उन नाइट्स को हरा रहा था, लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं तो नाइट्स को मारते जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। वो मेजेस क्या कर रहे हैं? वो तो मुझ पर हमला भी नहीं कर रहे हैं, बस खड़े हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो मेजेस नाइट को यहाँ समन कर रहे हैं। यह चीज समझते ही वो जाकर एक मेज पर हमला कर देता है और जैसे ही वो मेज मरता है कई सारे नाइट्स अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और अब उसे बस 5 और मेजेस को मारना था। वो अपने रूलर हैंड का यूज करके अपने दूसरे डैगर को भी अपने पास बुला लेता है और अपने नेक्स्ट अटैक से एक और जादूगर को मार देता है और उसके बीच जो भी नाइट्स आते हैं वो उन्हें भी काटता जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने रूलर हैंड का यूज करता है और एक और मैच को खत्म कर देता है।
है। और अब बस 3 मेजेस बचे थे, लेकिन वो अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं और सभी नाइट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोलम बना देते हैं। लेकिन जिनवू उसके ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर उसे बांध देता है। इन गधों ने क्या सोचा था कि एक बड़ा टारगेट मुझे ज्यादा देर तक रोक पाएगा? तुम तीनों गलत थे। एक बड़ा टारगेट नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे टारगेट्स मेरा रास्ता रोक सकते थे। और जिनवू सी मेजेस को हराने में कामयाब होता है, पर वो गोलम अभी भी जिंदा था। लेकिन अब जिनवू की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का ही यूज करके उस गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वो सभी मॉन्स्टर्स हार जाते हैं और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और वो अब एक एडवांस क्लास चुन सकता है। लेकिन जिनवू को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके सामने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आती रहती है जहाँ पे लिखा था कि जो भी प्लेयर जाएगा उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ आएगी। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, उसका रास्ता लाशों और खूनों से भरा होगा। प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पावर चाहिए और वो उसे हासिल भी करता है, वो भी बिना किसी के मदद के। शैडो आर्मी उसे फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि नेक्रोमेसी है। नेक्रोमेसी एक ऐसी एस क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को अपने सर्वेंट की तरह यूज करते हैं। मैं तो एक असैसियन हूँ, अगर मैं नेक्रोमेसी बन गया तो मेरी सारी स्किल्स और ताकत दोनों खत्म हो जाएगी। तो वो इस क्लास को डिक्लाइन कर देता है। तभी उसे बताया जाता है कि नेक्रोमेसी एक हिडन क्लास है और फिर सिस्टम उससे पूछता है कि क्या अब भी आप उसे डिक्लाइन करना चाहते हैं? जिनवू अब सोचने लगता है अगर ये कोई हिडन क्लास है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी? काश मेरे पास किसी नेक्रोमेसर का एग्जाम्पल होता। एक सेकेंड, ये तो मेजेस ने जो समन किया था नेक्रोमेसी उसी की तरह ही है ना? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। यहाँ जो भी हुआ वो सिस्टम ने प्लान किया था। जो भी हो ये इंटरेस्टिंग है। मेजेस स्ट्रांग नहीं होते पर मैं तो हूँ और कोई भी रूल्स में ये नहीं लिखा कि मेजेस खुद सामने जाकर नहीं लड़ सकते। अगर क्लास स्टैट की तरह है तो जब मैं लेवल अप होऊंगा तो वो भी लेवल अप होंगे और मेरी शैडो आर्मी भी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिनवू अब एक्साइटेड हो जाता है कि अब सोलो लेवलिंग अब सोलो नहीं बचेगा और वो इस क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो चारों तरफ से किसी डार्क पावर से घिरने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस बेस पर सिस्टम उसे बोनस पॉइंट्स देने लगता है। क्योंकि वो सर्वाइवर टाइम से भी ज्यादा देर तक रुका रहा तो उसकी एडवांसमेंट पॉइंट क्लास थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा होती है। जिनवू की पावर्स बढ़ती जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क तक पहुंच गया है। उसे यूनिक क्लास भी मिला है और 10 एबिलिटीज पॉइंट भी। क्या क्वेस्ट कंप्लीट हो गया? तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उन लोगों से आ रही थी जो कि दर्द में थे। जिनवू को अब उन मॉन्स्टर में शैडो जैसी चीज दिखाई दे रही थी और वो अपनी स्किल शैडो अट्रैक्शन उनके ऊपर यूज कर सकता था। उसे पहले एक कमांड वर्ड चूज करना होगा तो वो अराइज चूज करता है। जैसे ही जिनवू ये कहता है उसके शैडो आर्मी के पहले मेंबर्स उसके सामने आते हैं। शैडो अट्रैक्शन के साथ साथ उसके पास शैडो स्टोरेज नाम की भी स्किल है। शैडो एक्सट्रैक्शन का वो अपने माना का यूज करके वो शैडो सोल्जर बना सकता है और शैडो स्टोरेज से वो अपने सोल्जर को स्टोर कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकती है। उसके टारगेट के स्ट्रेंथ और मौत से बीते हुए समय बेस पर जिनवू देखता है कि उसके नाइट्स और मेज दोनों ही समन कर लिया है और उनके रैंक्स भी अलग अलग हैं। एक सेकंड, क्या मैं एस रैंक शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और क्या वो शैडो बनने पर उतने ही ताकतवर होंगे? जिनवू इग्रिस के पास जाता है और उसे पता लगता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इग्रिस को रखने के लिए वो 11 सोल्जर्स की एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है क्योंकि शैडो स्टोरेज में अब भी लिमिट है। वो इग्रिस के सामने अराइज कहता है। उसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि जिनवू को भी धक्का दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर में एक मैसेज आता है कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। अब जिनवू के पास सिर्फ 2 और ट्राई बचे हैं, लेकिन उसका दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। वही हंटर एसोसिएशन टावर में गोटो वो से कह रहा था हंटर्स अपने पावर्स को नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो रीअवेकिंग ना हो, इसलिए वो अपने कॉम्बैक्ट स्किल को ट्रेन करते हैं और भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करते हैं। डंजन में जिनवू इग्रिस से बात कर रहा था। तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगा? इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो। तुम्हारी तलवार दुश्मन की गर्दन काटने के लिए है। तुम कब तक एक खाली थ्रोन की रक्षा करोगे? अगर तुम अपनी तलवार किसी को डेडिकेट ही करना चाहते हो तो मुझे सर्व करो। राइस, इस बार उसकी शैडो अट्रैक्शन सक्सेसफुल होती है और इग्रिस शैडो से बाहर आ जाता है और जिनवू को उसका नाम रखने के लिए कहा जाता है। वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है। इसी दौरान गोटो कह रहा था रीअवेकिंग हर दिन होती रहती है। मुझे यकीन है कि एक दिन कोई ऐसा हंटर आएगा जो कि हमारी सारी उम्मीद को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा और सभी हंटर्स को गाइड करेगा। इसी दौरान जिन की सारी शैडो आर्मी उसके सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ सारे हंटर जेजू आइलैंड पर पहुंच गए हैं। मिस्टर चोई एक एंट को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो इवॉल्व हो रहे हैं और उनके पंख आ चुके हैं। तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। मैं इसका सीजन 2 जल्द ही लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।